जब वो आ रहा होता है ना रिपोर्टिंग, मुझे लग रहा था कि जैसे नहीं आ रहा। ओके। और सो फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट मेंटल एटीट्यूड्स होते हैं विच इंक्लूड्स फियर, होप, विशिंग, डाउटिंग, प्रेजिंग, ब्लेमिंग। ये तमाम मेंटल एटीट्यूड्स हैं जो कि बिलीव्स के साथ लिंक करते हैं। ठीक है। ओके, सो बिलीव्स का फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि एक्सेप्टिंग अ क्लेम एज ट्रू। तो जब हम किसी चीज पे यकीन रखते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं? यस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। ठीक है, ये हमारा बिलीव है। कि बिलीव जब हम कहते हैं तो बेसिकली हमारी सोच ये होती है कि हम देख रहे होते हैं चीज को और इशू को और कहते हैं कि ऐसे है दुनिया। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वी कैन बिलीव समथिंग इवन इफ इट इज फॉल्स। हम यकीन कर सकते हैं चीजों के ऊपर, हो सकता है वो फॉल्स हो, बाद में हमें पता चले कि बिलीव हमारा जो था वो गलत था। इस तरह कॉमन एग्जांपल है, जिस तरह सेंटा क्लॉज के बारे में बताया जाता है बच्चों को क्रिश्चियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कि वो गिफ्ट लेकर आता है। सो इसी तरह आइजक न्यूटन के बारे में कहा जाता था कि वो स्पेस और टाइम आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। तो बोथ आर कंसिडर्ड फॉल्स टुडे। तो ये बिलीव्स शुरू में बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे, लेकिन अब आके साबित हो चुका है कि ये जो है गलत है। अच्छा, बिलीव्स डज नॉट गारंटी ट्रूथ। पीपल कैन स्ट्रांगली बिलीव फॉल्स क्लेम्स। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जिस चीज के ऊपर आप 100% यकीन रखते हैं वो जरूरी नहीं सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो क्लेम क्या होता है? प्रपोजिशन कहते हैं इसको, और इज अ स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी एंड इट डिक्लेयर्स दैट द वर्ल्ड इन अ सर्टेन वे एंड एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ अफेयर। ये हम सब पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक दफा आपको गो थ्रू करवा रही हूँ। स्टेट ऑफ अफेयर क्या होता है? इज द वे वर्ल्ड इज, was, could have been, is not। ठीक है। ये स्टेट ऑफ अवेयर हम किसको कहते हैं? कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं, थी, है, हो सकती है या नहीं है। तो ये नीचे एग्जांपल है। रॉब कुड हैव बीन टॉलर, पॉसिबल वर्ल्ड है। जूलियस सीजर वाज एन एम्परर ऑफ रोम। ये यानी पास्ट की बात की जा रही है। स्नो इज वाइट यानी प्रेजेंट है, ये फैक्चुअल बात की जा रही है। ये तमाम स्टेट ऑफ अवेयर के ला। So every claim is either true or false because reality can only be one way. ठीक है। um, there is a tree in your yard, है या नहीं है? ठीक है। if you are wearing a shirt or not, United States has a president or not, 2 plus 2 equals 4 or not। so ये claim सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक चीज एक वक्त में होगी, या सही होगा या गलत हो जाएगा। सो द कैट इज ऑन द मैट। अब ये जो एक क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है, इफ द कैट इज एक्चुअली ऑन द मैट तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है मैट के ऊपर तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू डिपेंड्स ऑन वेदर द क्लेम मैचेस द रियलिटी। अगर आप जाके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अगर वो बैठी है मैट पे तो आप कहेंगे हाँ भी ये बात सही है। लेकिन नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि नहीं भी ये फॉल्स है, ये गलत बात है। लेकिन बाज दफा कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं कोई, क्योंकि इसमें प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डिस्क्राइबिंग रियलिटी इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज सिंपल। वी मस्ट डिफाइन टर्म्स क्लियरली। जैसे द कैट इज ऑन द मैट, अगर ऑन का मतलब है फुली ऑन या पार्टली ऑन। ठीक है, अगर आप फुली ऑन को कर रहे हैं और तो पार्टली मतलब उसका फर्ज करें कि आधा धड़ उसका ऊपर है आधा नीचे है, तो फिर इसको आप फॉल्स कहेंगे, क्योंकि बिकॉज आपकी डेफिनेशन के अंदर ऑन मींस फुली ऑन। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि आपने पार्टली अलाउड किया हुआ है और पार्टली ऑन को भी आप कह रहे हैं कि हाँ भी शी इज ऑन द मैट, तो फिर ये उस सूरत में स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने टर्म ऑन को डिफाइन कैसे किया। मैंने देखा, मैंने कहा, मेरी सोच और हो सकती है, ऑन की डेफिनेशन और हो सकती है, आपकी और हो सकती है। ठीक है। सो मीनिंग, इफेक्ट, ट्रूथ, वैल्यू।
प्रिसिशन जो है वो हर चीज में, हर जगह के ऊपर इतना ज्यादा प्रिसिशन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करके देखना होता है कि एक चीज मैंने तो इस तरह समझी है क्योंकि मैं उसको पार्टली ऑन को भी ट्रू समझ रही हूँ, तो हो सकता है दूसरा ऐसे ना समझ रहा हो। फिर ये ब्रैकेट नोटेशंस जो डाले जाते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं एक मिनट शो करवा देते हैं। ये कुछ चीजें हैं। जब आप हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो आपको दो एरोज नजर आ रही है, ये बेसिकली जब भी कोई क्लेम लिखा जाता है उनको इसके दरमियान में लिखा है। ठीक है, ये ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टेट ऑफ अवेयर। क्लेम है जैसे द स्नो इज वाइट, और स्टेट ऑफ अवेयर है स्नो इज वाइट। लेकिन आप स्टेट ऑफ अवेयर बता रहे हैं तो वो ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसको आप इन दोनों नोटेशन के अंदर लिखेंगे। दिस हेल्प क्लियरली सेपरेट क्लेम एंड रियलिटी। ठीक है। यहाँ पे जो हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या हमने चीजें देखी हैं। क्लेम डिस्क्राइब रियलिटी एंड स्टेट ऑफ अफेयर, क्लेम इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, एंड ट्रू डिपेंड्स ऑन मैचिंग रियलिटी। सो क्लियर डेफिनेशंस आर एसेंशियल। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने बता देते हैं कि ये आपने क्लेम किया हुआ है, और दूसरा जो है वो स्टेट ऑफ अफेयर हो सकता है। तो क्लेम एंड लैंग्वेज के अंदर क्या रिलेशनशिप है? Claim are not limited to any specific human language. The same claim can be expressed in different languages. ये तो हमें पता है कि जाहिर है there are so many human languages, और उन human languages को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस है। जाहिर है हर लैंग्वेज जो है वो रियलिटी को और वर्ल्ड को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है। देन अगेन कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ यूनिवर्सल है हर लैंग्वेज के अंदर। मतलब आपके जो नाउन वर्ब्स एडवर्ब एडजेक्टिव, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रामर भी कहता है चॉम्स्की, ये तमाम चीज़ें सारी लैंग्वेजेस के अंदर कॉमन है। लेकिन जब हम क्लेम की बात करते हैं तो क्लेम विद इन द लैंग्वेज भी एक से दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेम क्लेम मुख्तलिफ अल्फाजों में किया जा सकता है, और मुख्तलिफ जुबानों में भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच का एग्जांपल दी है। सो वी यूज नेचुरल लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट क्लेम। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी हैं और सिंबॉलिक लॉजिक भी है। लैंग्वेजेस क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और डिजाइन टू बी मोर प्रिसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। ये भी एक वर्ड, ये सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज थी, और बाकी ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। इस तरह हमारी आजकल कौन सी बड़ी मशहूर है लैंग्वेज? पाइथन। पाइथन, हाँ। पाइथन लैंग्वेज भी है जो, इस तरह ओरेकल भी थी। इस ओरेकल भी एक लैंग्वेज थी जो अभी भी यूज होती है बहुत जगहों के ऊपर कंप्यूटर में। जावा। तो ये जो है इसी के से ठीक है। यहाँ पे की आइडिया ये है कि लैंग्वेजेस जैसे विच यूज्ड इज इररिलेवेंट टू द ट्रूथ और क्लेम। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जी इस लैंग्वेज में लिखा गया तो रियलिटी बदल जाएगी। एक चाइनीज अगर पहाड़ के सामने खड़ा है तो वो भी उसी पहाड़ को देख रहा है जिसको एक पंजाबी देख रहा है, एक बलोची देख रहा है, एक पठान देख रहा है, एक अफगानी देख रहा है। कोई भी देख लें आप, वो उसी पहाड़ को देख रहा है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्लेन करेगा और आप अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो बात दफा ये एक बड़ी बहस रही है कि लैंग्वेज पहले आती है कि थॉट। तो इसमें रिलेटिविटी की कुछ इस तरह की ना थियरीज भी हैं लैंग्वेज के अंदर। व्हाट मैटर इज द मीनिंग ऑफ द क्लेम, नॉट लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट। और इम्पोर्टेंट है, although claims are expressed in national languages, the claim itself depends on the language used. So आगे चलते हैं। अब ये हम पीछे देख रहे थे कि क्लेम जो है और सेंटेंस और लैंग्वेज क्या चीजें हैं। यूजिंग कोटेशंस, कोट्स एंड ब्रैकेट्स,
ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे यूज़ में आती हैं जब हम क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे होते हैं, इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए। कोट्स को हम ये कहते हैं, ये डबल आपके हाई कॉमर्स हैं, आर यूज्ड फॉर सेंटेंस इन नेचुरल लैंग्वेज, और ब्रैकेट्स स्पेशली यूज, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको यूज किया जाता है क्लेम को अलग करने के लिए। पीछे भी आने वाली एग्जाम्पल, sentences versus claim. Sentences express claim, but sentences are not the same as claim because one claim can be expressed in many different sentences. This is what I was trying to tell you कि एक ही claim जो है वो मुख्तलिफ जुमलों में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, all the following can mean snow is white, all stuff like this is white, it is white. अच्छा, अगर हम if this and it refers to snow, यहाँ ऊपर देखिए ना लिखा है stuff like this and it is white, अगर ये this और it का मतलब है snow, तो फिर एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर this का और it का मतलब, पहले जुमले में this का मतलब और सेकंड सेंटेंस में it का मतलब snow है, तो दोनों एक ही क्लेम करें। Snow is the color of blank copy paper. So if that color is white, तो अब देखें कि एक ही चीज हम मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ तरीकों से कह सकते हैं, एक ही क्लेम को मुख्तलिफ जुमलों के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। The point that I was trying to make here is कि sentences are not the same as claim because एक claim को करने के लिए मुख्तलिफ जुमलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी वही, जैसे देखें ना, फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में भी क्लेम यही है, मगर जाहिर है अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर उसको एक्सप्रेस किया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ अफेयर जो होता है वो रियलिटी है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव कलर ऑफ द स्नो, claim expresses reality, any snow is white, and sentence language used to express the claim. The sentences can exist in any natural languages. ये देखिए यहाँ पे ये claim, state of aware, sentence को, sentences आपको यहाँ पे दिए गए हैं different languages के अंदर। claim basically सारों का यही है कि ये स्नोमैन जो होता है वो वाइट होता है और स्नो का बना होता है, और स्टेट ऑफ अवेयर जो है वो ये रियलिटी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट्स अ कलर which is white, color of the snow which is white. Why this distinction matters? Critical thinking focuses on claim, not sentences. The claim allows us, अब देखें लोग क्या करते हैं कि अल्फाजों में आपको उलझाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि सेंटेंस और क्लेम में क्या फ़र्क होता है। मुख्तलिफ जुमलों को इस्तेमाल करके बात एक ही क्लेम की जा रही है। सो हमें ये समझना है कि बाद दफ़ा लोग अल्फाजों के अंदर हमें उलझा देते हैं, जुमलों में उलझा देते हैं। ठीक है, claim allows us to communicate about the world and share information with others. ठीक है, clear understanding of claim help us to evaluate truth properly. अगर आपको प्रॉपर क्लेम की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसका ट्रूथ वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, हमने यहाँ पीछे काफ़ी एक्सरसाइजेस भी ऐसी की हैं जिसके अंदर हम ये समझते आए हैं कि अगर इतना बड़ा सा कोई पैराग्राफ है उसके अंदर क्लेम एक ही है, लेकिन बाकी सारे जुमले उसको सपोर्ट कर रहे हैं या बातों को इधर उधर कर रहे हैं या हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो मेन चीज़ ये होती है कि आप ढूंढे कि इसके अंदर राइटर क्लेम क्या कर रहा है। और बाद दफ़ा हमें उसके लिए वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे हमने कहा था कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो नहीं होते हैं। हमने देखना होता है कि जितनी भी एविडेंसेस हैं वो किस चीज़ की तरफ इशारा करें, वहां से हम उसका क्लेम को पुल आउट करते हैं। Claim and communication. We think, speak, and write in terms of claim. Claim help us to understand the world ourselves.
and communicate with others. We cannot share experiences directly, we can only describe them using claim. ठीक है, for example, यहाँ पे आप देखें कि if you saw a snowman and you cannot transfer your experience, you can express it through language. claim. देखिए, एक बात है, एक बंदे ने कभी हाथी नहीं देखा ना, तो वो हाथी को नहीं देखा तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप उससे कम्युनिकेट ही कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ये है कि कह रहे हैं कि इफ यू सॉ अ स्नोमैन, लेकिन आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये ट्रांसफर अपने एक्सपीरियंसेस को कि स्नोमैन कैसा होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? यू मस्ट एक्सप्रेस इट थ्रू लैंग्वेज। कैसे हम अपने बात को कम्युनिकेट करते हैं? अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, with a with a bigger language or vocabulary bank. बाज लोग जो हैं वो, जैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछे ना कैसा था, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ तो गुड कह देंगे या बैड कह देंगे, लेकिन ज्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते हम अपने किसी भी एक्सपीरियंसेस को यू एक्सप्रेस करते हुए। या अच्छा कह देंगे, अच्छा था, बस ठीक था, ओके, एक्सेप्टेबल है। आप किसी से पूछें एक्सक्यूज मी, आई एम आप कैसे हैं, तो वो कह देंगे जी मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन। But there's so many things, pretty good, not too bad. But there are so many ways to express yourself, but people don't use it, specifically चंद एक अल्फाज हैं जो कि वो बोलते हैं और उसके अलावा नहीं। तो अपने फिर किसी भी एक्सपीरियंस को इस मामले में लैंग्वेज यूज अगर आप नहीं करते, और उसे अपनी वोकेबलरी बैंक नहीं बढ़ाते, तो एक्सप्रेशन अपने क्लेम का आप नहीं कर पाते। Problem of unclear language. The words we choose may be more or less effective, clear or unclear. बाज़ बार लोग हमारी बात इसलिए नहीं समझ पा रहे होते क्योंकि हमारी लैंग्वेज के वर्ड चॉइसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारी और उनकी लैंग्वेज की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। वो सर साहिल जो एक अल्फाज लफ्ज बोल रहे होते हैं ना कि आप उनकी क्या क्या एक वर्ड बोलते हैं, उनकी ग्रामर में बात करें, तो वो ग्रामर जो है वो जब तक आपको समझेंगे नहीं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्यूटी क्या है जी? एम्बिग्यूअस चीज जो होती है वो अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं है। आई सॉ वन ऑफ दोज थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट। अब दिस में एक्सप्रेस द क्लेम आई सॉ अ स्नोमैन एंड इट माइट बी ट्रू, बट योर फ्रेंड मे नॉट अंडरस्टैंड इट, शी कैन नॉट इवेल्युएट द क्लेम। वन ऑफ दोज का क्या मतलब हुआ? ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि one of those things we were talking about could refer to a snowman, rifle, mother, dog, even an alien life form. तो बहुत सारी लैंग्वेज हम लोग ये क्या है, उसने क्या, आपने देखा सर साहिल हमेशा स्पेसिफिक होके पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ये एंड वो, बिकॉज ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देता है। नेम इट, बता दे कि आप किसके बारे में बात करें, बिकॉज हम लोग जब अपने आप को जूम आउट करके देखें तो हमारी बातें बाज दफा बहुत ही अनक्लियर होती हैं, और हम लोग झुंझला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं कि लोगों को हमारी बातें क्यों नहीं समझ में आती। So if the claim is unclear and ambiguous, the others cannot understand it, evaluate it, whether it is true or false. So clear and precise language is essential for proper communication and correct evaluation of the claim. यहाँ पे हमने क्लेम को 3 हिस्सों में बांटा है, वो क्या है जी? क्लेम इज नंबर 1 अ declaration. It could be assertion, preposition, or judgment. Claim is also, it also expresses something about the world or state of affair, which is because of 1 and 2. And claim can also be true
or false. It can either be true or false. ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डेक्लरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, असर्शन किसको कहते हैं, प्रपोजिशन किसको कहते हैं, और जजमेंट का क्या मतलब है। हाँ, सो डेक्लरेटिव स्टेटमेंट हम देखें तो इट इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग। कोई भी चीज आपने कही है, कोई भी बात बोली है, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। जैसे इट इज रेनिंग, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जो चीज डेक्लरेटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट में नहीं आती वो ये होता है सवाल हो गया आपका, कमांड होगी, या कोई इमोशनल आवाज या बात कही आपने इमोशनल होकर। जैसे what time is it is a question, it is not a declarative statement. Close the door is a command or maybe a request, that is also not a declarative statement. And wow कहना या हुर्रे कहना या शाबाश कहना, ये सब सारे इमोशनल यानी इमोशंस को एग्जिबिट करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं और तो यूज किया जाता है, बट ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में नहीं आते। assertion किसको कहते हैं जी, द स्टेटमेंट दैट is presented as true. The speaker claims it is the case. The earth revolves around the sun and you are asserting this as true. Assertion हमेशा एक firm belief के साथ की जाती है। ठीक है, आप कभी भी assertive लोग जो होते हैं वो बहुत अपने बिलीव्स में पक्के होते हैं। वो कभी ऐसी बात नहीं आपके सामने रखेंगे जिसके ऊपर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। दे आर 101% श्योर ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि बिलीव की जाती है, बोलने वाला ये बिलीव करता है कि वो सच है। ठीक है, प्रीपोजिशन होता है द मीनिंग और कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, द मीनिंग और कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज व्हाट कैन बी ट्रू और फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। जैसे हमने स्नो इज वाइट, फ्रेंच में भी बोला, बोथ एक्सप्रेस द सेम प्रपोजिशन विच इज स्नो इज वाइट। यानी प्रपोजिशन हम कहते हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसका मतलब क्या है, वो जिस मर्जी जुबान में बोला गया। ओके, जजमेंट कहते हैं डिसीजन और कंक्लूजन दैट समथिंग इज ट्रू और फॉल्स and it reflects person's evaluation or belief. Example, I think this argument is correct. This shows a judgment. तो जब हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बेसिकली हम जजमेंट पास कर रहे हैं। और एज कंक्लूजन दैट इज समथिंग इज ट्रू, या तो हम सच कह रहे होते हैं कि ये बात सच है, तभी वो जजमेंट है। जब हम कह रहे हैं कि ये गलत चीज है, तभी वो जजमेंट है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनल इवैल्यूएशन ऑफ अ बिलीफ। तो ये हमने पीछे हमने पहले वाले में जो पढ़ा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, असर्शन, प्रीपोजिशन और जजमेंट क्या है, ये चीजें की सामने डेफिनेशन मैंने आपके रखी। Ram, जी जी, इसमें declarative statement and assertion, is this based on the truth and the falseness of that is based on whose opinion? The general accepted opinion or according to the speaker? देखिए ये अच्छा सवाल है आपका। असल बात ये है कि जब हम खासतौर पे प्रेगमेटिकली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि इट द मीनिंग लाइज विद द स्पीकर। स्पीकर जो है ना, किस इंटेंशन के साथ बात करता है, किस इंटेंशन से बात कर रहा है। ठीक है, वो अगर आप एक थेरी हम अगर कहें तो आपको करवा दूंगी मैं। जो होते हैं इसको इसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट थ्योरी। और उसमें तीन चीजें आती हैं। एक होती है लोकुशन, इलोकुशन, परलोकुशन। लोकुशन इज एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, इलोकुशन इज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, एंड परलोकुशन इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज सेड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से क्लोज द डोर, ये है लोकुशनरी एक्ट कि मैंने अल्फाज बोले। इलोकुशन होगी कि मेरा इंटेंशन क्या है कि कोई उठे और दरवाजा बंद कर।
परलोक्यूशन दो तरह की हो सकती है, या तो कोई उठेगा दरवाजा बंद कर देगा या नहीं करेगा, दोनों सूरतों में उसका रिएक्शन क्या है। अब देखिए, मैंने इरलोक्यूशन आपको कहा है, इट इज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अगर फर्ज करें मैं कमरे में आई हूँ और मैंने कहा इट्स कोल्ड इन हियर, व्हाट आई मीन इसके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां खुली हुई, इट्स कोल्ड इन हियर। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट बोली जा रही होती है या जिसने लिखी है, उसकी अपनी इंटेंशन क्या है। द मीनिंग इज विद द स्पीकर, नॉट विद द लिसनर। वो कम्युनिकेट क्या कर रहा है, उसकी अपनी नीयत क्या है बात करने की। द क्लेम दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक, अभी आप देखें, इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस इवैल्यूएशन और बिलीफ। यहाँ पीछे हमने स्पीकर का बोला, यहाँ असर्शन के अंदर देखें, स्पीकर क्लेम्स इट इज द केस। आई डोंट नो, हाजरा ने पूछा था सवाल या जारा ने। Yeah, Zahra. Zara, have I made my point clear? Um, yeah, you basically said the speaker's intention is what is the basis of assertion or a declarative statement, right? या देखिए, मैं बताऊं आपको, जो जो होती है ना, स्पीकर की इंटेंशन जो है वो बहुत मैटर करती है। इन द अदर केस, जिसे हम कहते हैं ना, प्रोडक्टिव स्किल्स दो हैं, एक है स्पोकन स्किल्स और एक रिटन स्किल है। सो इट कुड बी आइदर स्पीकर और मे बी द राइटर। अगर किताब पढ़ रहे हैं तो वो राइटर होगा। ठीक है। Okay, thank you. ऑलराइट, सो डेफिनेशन ऑफ द क्लेम, जैसे क्लेम होता क्या है, ये तीन चीजें हम सामने देख रहे थे। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, असर्शन है, प्रपोजिशन है या जजमेंट है। इट इज state, it must state something, not ask or command, to present something is true about the world state of affair, which is it expresses something about reality, fact, or maybe possibility. ठीक है, जैसे it is raining, I feel jealous, I could have, it could have rained today. तीसरा जो हमने देखा है वो है either true or false. Every claim has truth value, और ये ना, अगर देखिए, ट्रूथ वैल्यू भी किसके साथ है, किसके साथ आप मैच करेंगे, कहेंगे कि ये ट्रू है। जो स्पीकर या राइटर की इंटेंशन है उसके साथ आप मैच करें, या फिर आप फिर एक्चुअल में जाके वेरीफाई करें। जैसे हम सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो आपको उठ के चेक करना पड़ेगा कि वाकई में देख होता भी है कि नहीं होता। ठीक है। सो आपको वेरीफाई करना पड़ता है ट्रूथ वैल्यू के लिए चीज़ों को, कि क्या वो रियलिटी से मैच करते हैं कि नहीं। अगर मैच करते हैं तो ठीक है, नहीं मैच करते तो फिर वो फॉल्स हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हम अब एक एक करके देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वही पीछे हम देखते आ रहे थे कि ये वही वाली पीछे आगे एक बार रिपीट हो गई। व्हाट क्लेम इज नॉट एंड व्हाट क्लेम इज। जैसे हमने कहा, क्लेम जो है वो क्वेश्चन नहीं होता, ये स्टेटमेंट ऑफ कमांड या रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन भी नहीं होता। क्लेम क्या होता है, इट डिक्लेयर्स दैट समथिंग इज द केस। The world is only 10,000 years old and Jupiter is the largest planet. The claim must state something that can be evaluated as true or false. देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं जब आपको पैराग्राफ राइटिंग करवा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि पैराग्राफ राइटिंग में या ऐसे राइटिंग के अंदर, पैराग्राफ राइटिंग में हमने टॉपिक सेंटेंस को डिटेल में पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक सेंटेंस जो है हैज टू बी a declarative sentence, an opinion based sentence, something that can be debated. अगर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कह देंगे तो वो डिबेट ही नहीं होगी, मैं उसके अंदर डिबेट नहीं चलेगी, क्योंकि आपने, जैसे पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, मैं इसलिए यहाँ पे ये वाली बात कर रही हूँ क्योंकि उधर भी आप एक क्लेम करते हैं और फिर उसकी आगे डिटेल बताते हैं। ठीक है। और अपने क्लेम को जो है ना सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, और यहाँ फिर मजीद उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वगैरह। लेकिन अगर एक ऐसी बात आपने कर दी, कोई जो एक ऐसा फैक्ट है जिसको कोई निगेट ही नहीं कर सकता। सॉरी, कोई बोला है?
किसी की आवाज आई है मुझे लगा। तो आप जो है ना उसको, उस बहस को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो whenever you sit down to write something, तो आप ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये डिबेटेबल चीज है इसलिए इसके ऊपर लिखना चाहिए। लेकिन चीज जो नॉन है सबको और वो सब उस पर एग्री करते हैं, उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? तो दूसरी चीज थी कि a claim expresses something about the world. Again, a state of affair है, tell us how the world is in present, is not, was and could be or could have been। यानी हम हमारी जो विश लिस्ट होती है ना कि ये ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, वो भी स्टेट ऑफ अफेयर है। ठीक है। The type of world a claim can describe, which is external world like outside our mind, like trees, rocks and rain. Internal world inside our mind could be feeling, experience, I feel jealous just now. Possible world that could have happened, it might have rained today and she could have gone with him। तो ये जो क्लेम्स है ना, ये हमारी तीन तरह की दुनिया, हमारी एक अंदर है, एक बाहर है, एक पॉसिबल है। तो ये तीनों तरह की चीजें क्लेम के अंदर आती हैं। बट आप थोड़े स्लाइड्स पहले बोले थे कि इमोशंस आर नॉट part of the claim, right? I mean, that's not uh, any, like, you have those declarations, assertions and things like that. So ट्रू ट्रू। ऐसे लेकिन डिपेंड करता है ना कि बाद दफा आपने, जैसे इसको हम उस तरह क्लेम के अंदर लेके नहीं आते, लेकिन क्लेम आपकी बाद दफा ये चीजें डिस्क्राइब जरूर कर रहा होता है। लेकिन कई दफा ना आप बात इस अंदाज से कर रहे होते हैं कि आप अपनी इनर फीलिंग को छुपा रहे होते हैं। आपकी बातों से पता चल रहा होता है दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट देन यू डोंट वांट टू शो इट। ठीक है। तो आपका जो क्लेम है वो जो डिस्क्राइब करता है आपकी अंदर की दुनिया। यानी कि अब हम देखते हैं ना कि ये, आप देखें जायनिस्ट जितने भी हैं पूरी दुनिया में, सब जो है ये इसको गजा के अंदर जो कुछ हुआ है उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो बेशक वो उसको कंडेम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अल्फाजों में आपको नजर आ जाता है एलिमेंट इस किस्म के। तो जितना मर्जी उसको वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यू कुड स्टिल सी something that they are hiding, which is actually in the choice of words that they are making। इसी आप देखें ना कि हम जो पोइट्री है, पोइट्री के अंदर जो राइटर के चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बताते हैं कि राइटर किस स्टेट ऑफ माइंड में था जब उसने ये पोइट्री लिखी है। उसके इर्द गिर्द जो थे वाकयात क्या हो रहे थे, क्या उसके इलाके में जंग चल रही थी, या वो खुद खुद उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी, या क्या। ये तमाम चीजें जो है ना आपको अल्फाजों में ही मिल रही होती। So some claims different, same claim in different sentences. The claim can be expressed in different ways. Like जैसे it is raining right now, and it is the case that it is raining right now. Rain is falling from the sky. Same claim, different wording। ठीक है। इसमें फिर आता है I feel jealous. It's true that I am jealous. I am not okay with her marrying him, which means that I am jealous, maybe same meaning expressed differently। देखिए अब आप ये यहाँ पे भी ये देखें ना कि ये जो जेलस वर्ड है, हम ये बात पीछे कर रहे थे कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है ये आपके होते हैं। अच्छा बात, बाय द वे यहाँ पे जो जो वर्ड्स हमने एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कहे थे ना, वो ये होते हैं जैसे हम कहते हैं हुर्रे, शाबाश, I इस think तरह के। when she says that I am jealous, it's more like a declaration. She's declaring that she feels jealous. या
सो बेसिकली बात ये आती है कि वो जो हमने वहाँ पे इमोशंस के लिए वर्ड यूज किए थे, वो आमतौर पे वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली हमारे मुंह से निकलते हैं। ये तो पूरा जुमला Hmm. है। Okay, like exclamations. एक्सक्लेमेशंस, हाँ जी, मैंने बोला था पीछे कि वो ये तो वो वर्ड्स हैं जो कि आमतौर पे आपके मुंह से निकल जाते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊं कि ये जो इवन एक्सक्लेमेशंस होते हैं, मैंने आपको एक दफा सोसियोर की थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके अंदर वो साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड के बारे में बात करता है। तो वो कह रहा था कि दुनिया में जितने भी अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो साइंस कहलाते हैं। और वो साइन जो होते हैं वो उनका ताल्लुक जो होता है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के साथ होते हैं, और दोनों आर्बिट्रेरी हैं, यानी उनका आपस में कोई नेचुरल और इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, वो ऐसी चोजन फॉर नो स्पेसिफिक रीजन है। यानी सिग्निफायर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई मैंने बोला डॉग, तो आपके दिमाग में एक इमेज आया जो कि सिग्निफाइड है, वो कॉन्सेप्ट आया फोर लेग्ड एनिमल का, तो बौ बौ करता है। तो सिग्निफायर वो वर्ड थे जो आपने मेरे ड ऑग के साथ आपने लिंक किया हुआ था एक मीनिंग, और उसने आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया। तो ये जो नोमोटोपिक वर्ड्स होते हैं ना जो कि मिमिक करते हैं, जैसे बौ बौ हो गया, या म्याऊं म्याऊं हो गया, या इवन वाओ, ये भी इनके भी जो है ना अ, ऐसे अल्फाज हैं जो कि लेस आर्बिट्ररी हैं, यानी कि पूरी दुनिया में कोई चाइनीज जापानीज या वो जुबान कोई बोलता है जिस जिस जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर वो पेन में कोई आवाज निकाल रहा है ना, तो बेशक हम उसकी जुबान नहीं समझते, लेकिन हम उसकी पेन समझ जाएंगे कि ये जो चीख उसने मारी है ना, ये खुशी से नहीं मारी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसे एक्सक्लेमेशंस हैं जो कि पूरी दुनिया में अंडरस्टैंड होते हैं एक ही लेवल पे। You can understand, the sounds that are coming out of your mouth. किसी भी दुनिया के इलाके में कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला पेन के खुशी के साफ पता चलता है कि ये बंदा खुश है और ये बंदा पेन में। लैंग्वेज बहुत डीप चीज है। अच्छा जी, अब फिर देखें एग्जांपल्स ऑफ क्लेम्स अबाउट द वर्ल्ड। अब ये डिफरेंट आपके सामने, वॉर एंड पीस, मर्डर इन द rumor, और फिर यूनाइटेड स्टेट इज नॉट मोस्ट पॉपुलर कंट्री, आई बिलीव यू आर एक्टिंग immorally. A claim is a statement that communicates something about reality or state of affairs, regardless of how it is worded. ठीक है, अब ये फोन है, ये वाली किताब लिखी थी। फिर ये जो है ना, टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा है, लियो साहब ने। ये तमाम जो है ये एग्जाम्पल्स ऑफ क्लेम अबाउट द वर्ल्ड है, लेकिन बेसिकली आप देखें कि ये आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि रियलिटी है। अल्फाजों का क्या इस्तेमाल किया गया है, इट डजंट मैटर। सो द कोर आइडिया हियर इज, जैसे हम जब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, वो ये है कि बिकॉज अ क्लेम इज अ declarative statement and it expresses a state of affair, therefore every claim is either true or false, and reason is reality can only be one way। ठीक है, तो वो जो पीछे हमने तीन चीजें देखी थी, ये वाली, ये ये तीन चीजें हमने अभी खोल के भी देख लिया है कि इसके अंदर हमारा क्या मतलब है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ फिलोसॉफिकल चेंजेस भी आती हैं यहाँ। फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट यानी वीकनेस इश्यूज भी होते हैं पीछे मेटाफिजिक्स में, that reality can be unclear or fuzzy. Some claims are not strictly true or false but partly true. Mass is dry। ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज है ना, कुछ चीजें, Patrick Swit is bald. It depends on vague concept like dry and bald. कुछ ऐसी चीजें हैं। बॉल्ड, अब देखिए ड्राई होने का मतलब क्या हुआ, कितने परसेंट नॉट वेट को आप ड्राई कहेंगे, और बॉल्ड को कितने नंबर ऑफ
बाल उसके कम है तो आप उसको कहेंगे कि ये बॉल्ड है। कितनी परसेंटेज होता है, आपने बाल काउंट तो नहीं ना किया है, कितने बालों को ना होने को आप बॉल्ड कह दें, गंजा है ये। ठीक है। So reject metaphysical vagueness, accept linguistic vagueness. Yani the word like dry and bald are imprecise. Reality itself is not vague. तो हमें कई चीजें ऐसी होती हैं हमसे, it's not possible that the planet is both dry and not dry at the same time. A man is bald and not bald at the same time. Therefore, the claim must be either be accurate. फिर हम पहले हम true false की बात कर रहे थे. The claim can either be accurate. अब देखें हमारे word change हो गए. Could be true, inaccurate, could be false. यहाँ claim is true if it accurately expresses the state of affair which matches reality. But then again, आपकी reality bold को consider करना, आप किसको bold कहते हैं, ये आपकी अपनी reality है. False if it does not accurately express reality. Okay. So correspondence theory of truth क्या है जी? Truth means correspondence with reality. The claim is true if and only if it matches how the world actually is. If it matches, it is true. It doesn't, it is false. The other theory जो pragmatic है, coherent है, identity है, फिर और भी है, and deflationist theory भी आती है. ये तमाम थेरीज हैं. इसको प्रिग्मेटिक थेरी को तो मैं बहुत, और कोहेरेंट आइडेंटिटी, इनको तो नीचे वाली को मुझे नहीं पता है, इसका मैं पढ़ के आऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूंगी. प्रिग्मेटिक्स तो आई कैन टीच यू, ये बहुत डिटेल होती है. अभी जो मैं आपको लोकुशन, इलोकुशन, परलोकुशन, ये प्रिग्मेटिक थेरी है. इसी तरह पोलाइटनेस थेरी है, उसमें इसमें आयरनी थेरी है प्रिग्मेटिक्स के अंदर. ये प्रिग्मेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. मोर इज कम्युनिकेटेड देन सेड, प्रिग्मेटिक्स की डेफिनेशन है. मोर इज कम्युनिकेटेड देन सेड. सो इसकी एक बड़ी मजे की वो आती है ना कि डेफिनेशन आया करती होती है कि अगर डिप्लोमेट कहता है यस, ही मीन्स परहैप्स. तो डिप्लोमेट का यस जो होता है परहैप्स, एंड इफ ही सेज नो देन ही इज नॉट अ डिप्लोमेट. ठीक है. तो प्रिग्मेटिक जो होता है वो यानी ऐसे कहना, जैसे मैं कहूँ कि आप कल आएंगी तो आप कहेंगी कल मेरा एग्जाम है. अब आपने मुझे ना तो नहीं की, लेकिन यू एक्चुअली मीन दैट. सो मोर इज कम्युनिकेटेड देन सेड. ठीक है. इस तरह के अल्फाज हम आमतौर पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं. दिस टैग यूजेस कॉमन सेंस कॉरेस्पॉन्डेंट व्यू. ठीक है. तो ट्रूथ वैल्यू जो अभी वैसे हम खासी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ पीछे से थोड़ा सा करती हूँ. ट्रूथ वैल्यू के अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स को के क्लेम, अपने किसी भी क्लेम का ट्रू और फॉल्स होना देख रहे होते हैं. क्लेम वर्सेस एक्शन, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. एक्शन कैन बी गुड, बैड, लीगल, इलीगल, यूजफुल, यूजलेस. क्लेम इज इवेल्युएटेड ओनली बाय ट्रू एंड फॉल्स. तो एक्शन क्या है, वो सही है गलत है, क्लेम को अपने ट्रू और फॉल्स ही कहना होता है. इसे कंसिडर ट्रूथ, ये epistemic क्वेश्चन जो होता है, so we can claim are considered true, not absolutely certain, क्योंकि our knowledge can be wrong, evidence can change. देखिए हम साइंस के बारे में ना कोई हतमी बात नहीं कह सकते, इसी क्योंकि साइंस बदल जाती है. ठीक है. साइंटिफिकली जो भी चीजें आप बात कर रहे हैं वो हरफ आखिर नहीं हो सकती, इसी क्योंकि इट कीप्स चेंजिंग. आपके पास नई नई थ्योरी सामने आती जाती हैं, वो पिछली बातें गलत साबित होती हैं. तो बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अब हाँ, हम कुरान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो डिवाइन बुक है और डिवाइन नॉलेज है, ये तो हतमी बात, ये गलत हो ही नहीं सकती. ठीक है. People once believed Earth is the center of the universe, space and time are separate. Now we think differently, but we would still be mistaken. अभी भी हम मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो अब हम सोचते हैं, हो सकता है कुछ अरसे के बाद वो चीज भी चेंज हो जाए. क्लेम ऑफ ट्रूथ, so examples of truth claim and example of false claim. For example, accurately
correspond to reality, और इधर जो है ना do not respond to reality. So the population of United States is over 200 million. अच्छा, अब फिर Charles Darwin wrote the origin of species. Most children are born white and some snakes are black. ये ऐसे claims हैं जो कि true false check किए जा सकते हैं. लेकिन example false की आएगी. Greece has the largest population of the world. आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, और हो सकता है ये, क्योंकि ग्रीस तो इतना छोटा मुल्क है, उसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैसे हो सकती है. विलियम शेक्सपियर लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिटी. The whole numbers are fractions and no snakes are venomous. ये जो है ये false claim है. And repeated experiences ने show करवाया है कि ये false claim. Expressing truth and falsehood. Saying something is the case means claim is true. Saying something is not the case means the claim is false. इन्हीं अल्फाजों का यूज देखें ना, is the case and is not the case. तो बाद दफा हमें अल्फाजों में उलझाया जाता है. क्लियरली अपना क्लेम नहीं, लेकिन अल्फाजों में उलझा के हमें बताया जाता है कि दिस इज द केस. वी शुड अंडरस्टैंड यू. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये जो चीजें हैं ये समझे, इसको समझना होगा. अब यहाँ पे काफी सारे ये सेंटेंसेस एग्जांपल्स हैं इसी के. वेनमस ने के बारे में ये मजीद आगे डिटेल. डिफरेंट सेंटेंसेस जो हैं वो एक ही स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये क्लेम है, और फिर इसके मुख्तलिफ जुमलों की तरह एक ही क्लेम की तरफ इशारा कर रहे हैं. तो ये वाला नीचे द whales are mammals. अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम भी होते हैं जी. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, जिस तरह हम डिस्क्रिप्टिव क्लेम की बात करते हैं. द क्लेम डिस्कस सो फॉर डिस्क्रिप्टिव क्लेम जितने भी हमने कहा. डिस्क्रिप्टिव क्लेम क्या होता है? दे डिस्क्राइब how the world is and how the world was and how the world could be or how the world could have been. They explain or describe reality. Example आ गई इसकी. Example of descriptive claim could be: most of you are paying attention in the class right now. At least one of us is sleeping in class. We all could be at the beach, and there are 10 people in this class. There are 10? Yes, that is also true. अच्छा, इसमें दो तो मैं हूँ. Descriptive claims are statements that describe the state of the world, actual or possible. Descriptive, जिसे नॉर्मेटिव क्लेम भी कहा जाता है, एक ऐसे क्लेम्स होते हैं. प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव क्लेम स्टेट हाउ द वर्ल्ड ought to be and should be. होनी कैसी चाहिए है, वो तो हमने डिस्क्रिप्टिव में बताया. ought to be and should be. They express rules, duties or expectations. Examples of prescriptive claim could be: you should be paying attention in the class right now. No one should be sleeping in the class. You shouldn't be at the beach, and there should not be more than 50 people in this class. अब ये देखिए, अगर लिंग्विस्टिक एनालिसिस हम कर रहे होते हैं ना जब, तो हम अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं कि लोग समझते हैं कि जो लिंग्विस्ट होते हैं ना वो आपको रूल्स देते हैं. लिंग्विस्ट कभी रूल्स नहीं देते. लिंग्विस्ट जो होते हैं वो हमेशा एक, जिस तरीके से लैंग्वेज जो यूज हो रही होती है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करके देते हैं. इस दौर में लैंग्वेज ऐसे यूज हुई थी, इस दौर में ऐसे यूज हुई थी. हाँ, जब जब लैंग्वेज पॉलिसीज बनती हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, जैसा हमारे यहाँ उर्दू की बनी थी, वहाँ पे लिंग्विस्ट को हायर किया जाता है. हालांकि लिंग्विस्ट की से कोई नहीं होती. ये जो रूलर होता है उस इलाके का, वो लैंग्वेज चूज, लिंग्विस्ट को कहता है कि इसकी डिक्शनरी होता है कि इसके रूल. तो वो फिर वहां पे जो लिंग्विस्ट होता है उसकी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होती. वो लैंग्वेज को प्रिस्क्राइब करके रूल्स को सेट करता है, वरना आमतौर पे लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वो डिस्क्राइब करता है कि कौन से इलाके में कौन से दौर में कैसी लैंग्वेज यूज की जा रही है.
यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव आपको मैंने इसलिए कहा है कि ये जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो डॉक्टर की जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो कहता है ये खाना है और ये नहीं खाना। प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे भी आ जाएगी वो नॉर्मेटिव हो जाएगी, उसमें आपको डूज एंड डोंट्स डिफाइन करके बता दी जाए, रूल्स सेट कर दिए। तो क्लेम डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और आपका डिस्क्रिप्टिव में आपने देखा कि वो डिक्लेरेटिव ही है, आमतौर पे हमने वही चीजें उधर भी पढ़ी थी, और डिस्क्राइब कर देना। और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर यानी कुछ रूल्स को सेट कर देना वाली चीजें भी आ जाती हैं। हमने शुड का वर्ड देखा था कि शुड जब भी है वो क्लेम बता रहा होता है आपको। वेयर प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम्स अपीयर कॉमन इन लॉ, सोसाइटी, रिलीजन एंड एथिक्स, उनमें ये वाले यूज हो रहे होते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम्स आपको नजर आते हैं। और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ है, प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम्स डू नॉट हैव टू कॉन्फ्लिक्ट विद रियलिटी, द वर्ल्ड कैन बी व्हाट इट इज and what it should be. Again, I repeat, prescriptive claims do not have to conflict with reality. You should be paying attention, and you are paying attention. Both can be true. Okay? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते रियलिटी के साथ, क्योंकि क्या है और क्या होना चाहिए रूल के तौर के ऊपर दोनों सच हो सकते। द सोर्सेज ऑफ ऑट, जब हम वर्ड यूज करते हैं ऑट टू बी, और ऑट का मतलब बेसिकली शुड ही होता है। वेयर शुड कम्स फ्रॉम फॉर्म debated. For example, legal norms based on fear of punishment, authority of legal system. यानी ये moral norms are more complex and debatable. uh, different types of claims have different truth conditions. Different type of claims have different truth condition, यानी natural claim, legal claim and personal feeling. और इसमें दूसरी तरफ आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या चीजें आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएशन। और वो जी वही हम जो डिफरेंट ऑपरेटर्स ढूंढ रहे थे, कर रहे थे, मैंने अभी फिलहाल स्टॉप किया पीछे आपकी रिवीजन कराने के लिए। वो बेसिकली हमने देखना इसलिए होता है क्योंकि जब आपका क्लेम मुख्तलिफ किस्मों के हैं, नेचुरल हैं, लीगल हैं या पर्सनल है, तो उसकी वैल्यूएशन भी उसके हिसाब से होती है। ठीक है, so natural claims could be true, false, based on reality, legal determined by laws and authorities, and feelings determined by internal state, the feeling hot or sad, whatever the state is. तो फिर ये कहते critical thinkers are especially thinking is especially important in the field of law and ethics. बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लॉयर्स होते हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स भी होते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, सॉरी, ये एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर ना ये तो आपके सामने टिप्स आ गए। जब हम कहें कि ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम है, प्रिस्क्रिप्टिव है, क्वेश्चन है, कमांड है, मोटिव है, और इसके अंदर आगे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। आपने बताना क्या है कि ये क्या डिस्क्रिप्टिव है, ये क्लेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, इज दैट सैली, ये क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्टिव है, कमांड है, मोटिव है, क्या है, कॉम्बिनेशन इफ दिस इन एप्लीकेबल, दो इकट्ठे आ रहे हैं। आप बताइएगा पहला क्या है, इज दैट सैली? Question. जरा इसको करें एक मिनट, मैं गला मैं अपना साफ करूं। कौन पढ़ेगा आज, प्लीज इसको जरा पढ़े। Who's going to help me? कौन कौन है? I'll do that. जी जी पढ़े। So, is that Sally? So this is what? What kind of a claim is this? Can anyone say?
आ गया था Nova? क्वेश्चन। ये आप Yeah, तो this is बोलते भी मैंने भी ऐसे तो नहीं ना भी देखे, अब वो वाकई में पीछे आ रहा था ना कि सम ऑफ अस आर स्लीपिंग इन द क्लास, ठीक है, तो वो वाला okay. चक्कर आ रहा। Yeah, so this is a question. This claim is a question, basically. Yeah. And the second one is that is a Doberman Pinscher. And amongst the types, this is a descriptive claim. So this is describing the breed of the dog. Please close the window. That is, it's not exactly a command. Yeah, I mean, it's a polite command. Yeah. There are flies accumulating on Grandpa's head. That is a descriptive claim. Yikes is an emotion, an emotive iteration. Is that car a Porsche? That's a question. Question. Yeah. Holy semantics, Batman, Robin from the 1960s Batman television show. So what do you think this is? Emotion. Descriptive. No. Yeah, it looks like a emotive iteration. Again, I think if you just kind of go back and check the scene, then you will know based on the expression if that is actually a emotive iteration. There's a tear in my beer. There's a tear in my beer because I'm crying for you, dear. That's a song lyric from Hank Williams Sr. What is that? What kind of a claim is this? That's an emotive, right? That expresses feelings. Can it be Does anyone? perspective? Sorry? Perspective. Yeah, that's actually a combination, I think. Descriptive and emotive. Expressive, basically. Yeah, I think so. Does anyone has any other opinion on this? ये कौन सा नंबर 8. है? Yeah, I think that's descriptive. Motive iteration. Yeah, I think it's a combination. The motive iteration and what's the other one? Descriptive. But what's being described over there? He's saying, right, there's a tear in my beer. So But- that's, I mean, again, it's analogy maybe, but yeah, he is describing something for his, and then he talks about his feeling. And I'm crying for you, dear, right? But again, I don't think descriptive में, सॉरी yeah, टू कट यू, यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखिए कि डोमिनेंट क्या है, आपको डोमिनेंट क्या नजर आ रहा है? okay. I'm thinking Hank Williams is literally describing that because descriptive claim में describing reality होती है, right? So if there's a tear in my beer, that's a lyric. So it is describing, but at the same time, it's also loaded with emotions. So I think I'll go with descriptive. What's your opinion, Iram? I think it is more of emotive because it is actually, ये देखो ना, इंटरनल वर्ल्ड के बारे में बात करें, Yeah, तो ज्यादातर इमोटिव है. fair point. Yeah. Okay, the next one is, should we try Burger King for once? That is
Anyone wants to go for this? All right. Yes. It's a Sorry? question, there's a question mark Yeah. at the end. Come on, guys, hurry up. Mute. Mute. सना आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, 10th one. Smoking is bad for your health. Descriptive. Sorry? Descriptive. Yes, I think so too. The next one is you shouldn't smoke. I think this is prescriptive. Prescriptive. Yeah. Hmm. Okay, that's totally like bogus, man. Emotive. Yeah, I also think the same. Emotive. Iram, any opinion on this one, on the 12th? Like that's totally like bogus man. ये वाले की बात कर रही हैं. Mm-hmm. Opinion oriented है, आप देखिए. Okay, so that comes under emotive, right? Expressing feelings, expressing opinions. इसके अंदर थोड़ी सी चीजें मुझे देखिए डिस्क्रिप्टिव तो नहीं हो सकता ये. Mm-hmm. पहले हम रूल आउट करते हैं ना कौन कौन से नहीं हो सकते. इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही तो ये प्रिस्क्रिप्टिव भी नहीं है. सवाल पूछा नहीं जा रहा तो एंड पे हमारा इमोटिव ही आता है, बच जाता है. Mm. Okay, yeah. It is not the case that she does not like chocolate. That's descriptive. Descriptive. I think so too. Descriptive. If you build it, they will come. That's a prescriptive. Anyone else has an opinion on this? Your take. I think I'm confused between descriptive or prescriptive. Mm-hmm. So prescriptive the meaning says it tells what should be or what should be done. Basically, you are telling the other person, right? So if you built it, they will come. Looks like that. That's my understanding. जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन आप देखें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपको रूल्स देती है ना कि ये खाना है या नहीं खाना. आप उससे याद रखें. प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम इज बेसिकली टेलिंग यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. डूज एंड डोंट्स बताता है. With the consequences. सॉरी. Do's and don'ts with the consequences as well. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, if you build it, they will come. So there is a result at the end. अब ये देखे ना, ये कमांड भी तो हो सकती है क्योंकि इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. Yes. कई जगह पे चीजें ना ओवरलैप भी कर रही. Yeah, but I think the commands, yeah, the authoritative thing is not very apparent in this sentence because it's saying you build it and they will come. It's saying if you build it. प्रिस्क्रिप्टिव आता है ना, यू शुड डू दिस. अब देखें, इफ यू बिल्ड इट, यहाँ पे तो हम दो चीजें हैं ना जिसके अंदर हम कह रहे हैं ना कि रूल्स आ सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं. वो है प्रिस्क्रिप्टिव और कमांड. लेकिन यहाँ पे हम ना तो हमें कोई रूल नजर आ रहा है, ना ही हमें कोई कमांड नजर आ रही. अगर तुम बनाओगे तो वो आएंगे.
इसमें कॉन्टेक्स्ट मदद करेगा क्या? देखिए मैं बताऊँ को जो डिस्क्रिप्टिव था ना वो हमने कहा था व्हाट इट इज, व्हाट इट, द वे इट शुड बी एंड कुड बी, यानी इट्स मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्लेम। आपकी आपकी विश लिस्ट भी जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव में आती है। नो, सो मेरे को जितना याद है, दिस वाज अ डायलॉग इन अ मूवी। सो ये बंदे को ना ख्वाब में कमांड आता है कि ये बनाओ तो लोग आएंगे बोलकर। सो आई बिलीव इन दैट सेंस इट कैन बी अ कमांड और अ प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम। ओके, चलिए आगे हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। Mm-hmm. Okay, the next one. How much more of this do I have to endure? Question. Yeah, this also is emotive iteration because the question seems to be more self, focused or, towards the self rather than actually asking someone something. Again, I think there are two ways of seeing this. If it's a genuine question that you're asking someone, then that's definitely a question. And if you're asking this to yourself, then that looks more like an emotive iteration. Agreed. Okay, the next one, 16, the stop Command. command. Yeah. 17, you should not kick the seat in front of you. I Perspective. think so. Sorry? Perspective. Yes, prescriptive. I think so too. I wish the clock worked. Prescriptive claim है. Tells what should be. I'm not sure of this one. I'm a little confused between. Yeah, fair point लेकिन actually. क्योंकि विश जो थी ना वो डिस्क्रिप्टिव में थी। कौन सा? जो विश थी ना, विश हमारी, वो डिस्क्रिप्टिव में आती है। डिस्क्रिप्टिव में तो रूल्स हैं। Mm-hmm. Oh, so I wish the clock worked is a descriptive claim. देखिए ना, व्हाट हमने कहा था इज, वाज, Could be. कुड बी, और वो जो कुड बी जो है ना, ये एक विश है ना आपकी। Mm-hmm. Yes. Oh, right. You got it. Is that a real Rolex? That's a question. Yeah. Last one. Stop asking me whether I should wait for you. Command. Command. Yeah. यहाँ से चेक करते हैं। पहले मैं आपको ना वो दिखाती हूँ कि इसके ना हमने ये पीछे जो देख रहे थे ना, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का, ये देखें। डिस्क्रिप्टिव के अंदर था कुड बी एंड कुड हैव बीन, ये सिर्फ एक डिस्क्राइब करता है, तो इसमें विश लिस्ट आ जाती है हमारी, विश करनी। ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्टिव था उसमें था ऑट टू बी एंड शुड बी, सो रूल्स एंड ड्यूटीज आती है। तो इसके आंसर्स हम चेक कर लेते हैं। इसके आंसर्स हैं। अब किसके ऊपर हमें डाउट था ये बताइएगा। आई विश में इमोटिव आ गया, ये मैं एग्री नहीं करती इससे। फिर हम 12th में भी कंफ्यूज थे। जिन जिन में हम कंफ्यूज थे ना वो सारे इमोटिव थे। If you build it, they will come is the description. सॉरी, तो मैं इससे मैं तो एग्री नहीं करती, पता नहीं मुझे ये नहीं सही लग रहा।
I'll check again. किसी और सोर्स से मैं check. नहीं हो गया तो हमारी आज समरी बेसिकली यही है. फीलिंग्स, इमोशंस, ये जो है ना डिस्कस किए. So that is all for today. कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए. सारा आपने ना गायब नहीं होना, आप होस्ट हो इस वक्त. Sorry? सारा यू आर द होस्ट. Yeah, so आपने I'll ना, stop recording now. नहीं अभी नहीं करना. मैं वैसे पूछ रही हूँ, गायब नहीं होना, आपने लॉग आउट नहीं करना क्योंकि सारे कुछ बंद हो जाएगा वरना. जी जी. जी कोई क्वेश्चन हो तो जी. अभी चंद एक चीजें हैं. आई वाज लाइक गोइंग थ्रू डिफरेंट बुक्स, तो मुझे एक बुक मिली थी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर. उसमें उन्होंने पहले 2 चैप्टर्स जो थे ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने से पहले कहा कि आप ना ये टूल्स अपने पास रखें और ये टूल्स आपके पास होने चाहिए. उसमें ये तमाम चीजें अभी जो मैंने आपको करवाई हैं, ये आधी मैंने भी करवाई, हाफ. उसके बाद ये जो हमने ऑपरेटर्स शुरू किए थे ना, जिसमें डिडक्टिव, इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें हमने नेगेशन का टूल हमने किया था, और भी काफी सारे किए थे, इफ एंड देन वगैरह भी. ये सारे टूल्स इसके बाद आएंगे. उसके बाद और जो क्वांटिफायर्स भी आएंगे, तो क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई नहीं कुछ और था ना, मेरे ज़हन में नहीं है बात कि वो क्या था. मेरी ओपन द बुक. There are so many things that he is going to talk about. और वो यही कह रहा है कि जब तक आपके पास ये टूल्स नहीं होंगे, तब तक आप जो है ना, वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी कैसे है. तो ये जो, हाँ, ऑपरेटर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट, ये तो हमने किए हैं. लेकिन जो चंद एक चीज़ें जो हमारी अभी रहती हैं वो ये हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम में अभी आई थिंक मैंने पूरा कवर कर लिया. लेकिन अगला जो है ना, वो ऑपरेटर्स के ऊपर है, जो हम शुरू किए हुए थे हमने पहले भी. तो फिर एविडेंस के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और डिटेल भी है. इसी तरह आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ और डिटेल्स भी हैं, जो कि हमने स्किप कर दी हुई हैं, या जो जिस बुक से मैं पहले देख रही थी उस बुक में उतनी डिटेल नहीं है. तो हम ये तमाम चीज़ें भी इसमें से करके, फिर ये 2 हैं द बेसिक टूल्स ऑफ रीजनिंग. फिर इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट, जैसे हमने वहाँ पे वो तकरीबन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. लेकिन यहाँ पे इवेल्युएटिंग इरोनियस मटेरियल क्या होता है, इम्प्लिसिट क्लेम्स क्या होते हैं, एम्बिग्युइटी एंड वेगनेस क्या होती, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं, ये हम इनको देखते हुए जाएंगे इंशाल्लाह. और जो जो चीज़ें हमने पीछे टॉपिक्स के अंदर, जैसे हमने क्वांटिफायर्स नहीं किए, या ऑपरेटर्स अभी हमने सिर्फ शुरू किए थे, या हमने एविडेंस के अंदर कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं एविडेंस के अंदर ढूंढनी, वो भी हम करते हुए जाएंगे. उसके बाद अगला पार्ट इसका आएगा, वो आएगा डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि हमने वो पीछे ऑपरेटर्स वगैरह कर लिए होंगे, तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएंगे. फिर बेसिक प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होती है, ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं, और डिडक्टिव इन्फेरेंस कैसे की जाती है, प्रोबेबिलिटी कैसे बनाई जाती है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर. क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी होती है ना, 50-50 होता है. डिडक्टिव में तो 100% या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है. फिर इसके अंदर कॉजेशन क्या होती है, एनालॉजी क्या होती है, जनरलाइज कैसे किया जाता है चीज़ों को, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन्फर कैसे की जाती है इंफॉर्मेशन कैसे. और फिर वो आगे फैलेसीज एंड बायसेस जो कि इससे रेलिवेंट है, वो चंद एक हम देख लेंगे. जैसे रेड हेयरिंग है, स्टोमेनिंग है, स्लिपरी स्लोप है, फॉल्स डिलेमा है. फिर सारों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके फिर कुछ एक्सरसाइज. बेसिकली ये बुक है जीआरई की प्रिपरेशन के लिए. जीआरई जो एग्जाम दिया जाता है ना, जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं कुछ भी, तो आप
एग्जाम देते हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग का एक पोर्शन होता है, काफी ज्यादा होता है इसमें। अगर वंस यू बी आर डन विद दिस तो आप आसानी से वो कर लें, आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि पिछली किताब वो शायद बहुत ही बेसिक किताब थी, इस वजह से उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी हुई थी, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें उसमें भी ऐड की थी, और चीजों देख देख कर भी, कुछ चार्ट से पूछ पूछ कर भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें और भी इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमने उन टॉपिक्स के ऊपर कवर नहीं की, और इसी वजह से वी गेट स्टक विद, थोड़ा सा टेढ़ा हमारे पास सिनेरियो आ जाता है, हम स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो कंप्लीट नॉलेज बेस ना हो, तो फिर हम कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं। तो उसको हम कवर करते हुए जाएं, फिर हम इसमें से एक्सरसाइजेस करते हुए जाएंगे ताकि हमें पता चलता जाए। ये एक्सरसाइज भी मैंने इसी बुक में से ली थी। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम जो चीज़ें हमारी पीछे रह गई हुई हैं उनको हम कवर करते जाएंगे, जो कि बेसिक टूल्स हैं रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने। ओके, अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दे ज़रा।